सतपुते.com के राजेश सतपुते, सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन और इनक्रेड इक्विटीज़ के गौरव बिस्सा, साथ ही बजट और मार्केट आउटलुक पर क्वांट म्यूचुअल फंड के फाउंडर और सीईओ संदीप टंडन से होगी एक खास बातचीत। इसके अलावा नतीजे और आगे की ग्रोथ स्ट्रैटेजी पर टाइटन के सीएफओ अशोक संथालिया जी से भी एक खास बातचीत करेंगे हम। ये सब लाइंड अप है थोड़ी देर में। और जैसा आप देख ही रहे हैं, आज काउंटडाउन शुरू है 2 बजे का और फाइनेंस मिनिस्टर के साथ किसी भी निजी नेटवर्क का पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू बजट के बाद हमारे एडिटर इन चीफ राहुल जोशी जी के साथ वो इंटरव्यू। अब से बस 4 घंटे और आपको इंतज़ार करना है और उसके बाद वो इंटरव्यू शुरू होगा, तो उसकी भी तैयारी करनी है। मार्केट देखिए एक हल्का सा स्केयर दिखाकर अब वापस डे हाई की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी पर वापस 500 पॉइंट ऊपर, निफ्टी भी करीब 60 पॉइंट ऊपर। हालांकि मिड कैप इंडेक्स में आज थोड़ी सी कमजोरी है, इनफैक्ट काफ़ी कमजोरी है। मिड कैप इंडेक्स करीब 1% नीचे, लेकिन आज HDFC ट्विंस का सहारा है मार्केट को और उन्हीं स्टॉक्स ने एक अपसाइड प्रोवाइड किया। और उसके अलावा ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर एक बाइंग इंटरेस्ट आपको दिखाई देगा। और F&O में आज 2-3 एक्सीडेंट्स हुए हैं। एक अदानी एंटरप्राइजेस अभी भी 20% नीचे और क्रॉम्पटन जो कि करीब 8% नीचे। लेकिन बिरला सॉफ्ट में ज़बरदस्त रिकवरी है। वीरो, गुड मॉर्निंग अगेन। गुड मॉर्निंग। और रोज एक एक्सीडेंट हो रहा है क्रॉम्पटन, डिक्सन, बिरला सॉफ्ट, कल अगर आप देखें, और आज इस कार्यक्रम में क्रॉम्पटन है। पैनल आपकी स्क्रीन पे है और मैं एक बार फिर से आपको अवगत करा देता हूँ। आज के पैनल से हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में राजेश पालवी एक्सिस सिक्योरिटीज से, राजेश सतपुते.com के, नीलेश जैन और गौरव बिस्सा होंगे। और इसी क्रम में याद रखिएगा आज टाइटन की मैनेजमेंट से चर्चा होगी। टाइटन याद रखिएगा पिछले कुछ समय में डिप आया है, इस स्टॉक में सब्सटेंशियल डिप आया है और नंबर्स पे मैनेजमेंट का आउटलुक, आगे का जो व्यू क्या है उनका समझ कोशिश करेंगे और संदीप टंडन से बातचीत करेंगे। लेकिन इस वक्त के ट्रेड्स लेते हैं। नीलेश, गुड मॉर्निंग। आपके 2 कन्विक्शन आइडियाज इस वक्त के। वेरी गुड मॉर्निंग टू वीरेंद्र जी एंड सभी को। देखिए दोनों ही साइड्स के आइडिया हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट। शॉर्ट से शुरुआत करूंगा। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी के चलते OMC स्टॉक थोड़े से वीक नजर आ रहे हैं। HPCL ये पर्टिकुलर काउंटर में एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे बिकवाली करने की सलाह होगी। थोड़े से शॉर्ट साइड में बिल्डअप के भी संकेत नजर आ रहे हैं। तो निचले स्तरों पर 220 से लेके 216 तक की डाउनसाइड हमें देखने को मिल सकती है। 226 के आसपास स्पॉट में ट्रेड हो रहा है। 231 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना होगा। पहला टारगेट 220 का होगा, सेकंड टारगेट 216 का होगा। वही लॉन्ग साइड में अगर हम देखें तो टाटा केमिकल ये एक पर्टिकुलर काउंटर एक अटेम्प्ट कर रहा है अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रीच करने का। हालांकि ऊपरी स्तर से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली है, बट मेरा ये मानना है कि यहाँ से 1000 से लेके 1030 तक के लेवल हमें टाटा केमिकल में देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल पे 974 के आसपास इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। 950 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, टाटा केमिकल्स पर बाय करना है यहाँ पर। कल थोड़ा सा नतीजों के बाद गिरा था, आज इसमें थोड़ी सी बाइंग हालांकि लौटते हुए। गौरव बिस्सा को भी जोड़ लेते हैं हमारे साथ अब। गौरव, गुड आफ्टरनून। आप क्या ट्रेड ले रहे हैं? गुड मॉर्निंग आपको, आपकी टीम को। गुड मॉर्निंग। पहला देखिए सही चीज है, अभी जो सब स्टॉक्स आ रहे हैं मालूम नहीं पड़ रहा है कब रात हो रही है कब सुबह हो रही है, एक ही है रोज ये वीक थोड़ा ऐसा है। मैं सोच रहा था कि गुड आफ्टरनून हो चुका है, लेकिन अभी तो गुड मॉर्निंग ही चल रहा है। अरे इस रात की सुबह नहीं, वैसा हो गया। ऐसा हैपनिंग हफ्ता जो था ना, रिकमेंडेशन जो होगा वो है KPID पे, जहाँ पे अच्छे ब्रेकआउट्स हमको देखने मिले हैं और फॉलो बाइंग आज तो नजर आता है, इतना गिर नहीं रहा है। रेडियस टर्न काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप निफ्टी आईटी की अगर चर्चा करें तो उसके अंदर तो मुझे लगता है यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। 740 का स्टॉप लॉस होगा, 850 तक के लक्ष्य के अंदर होंगे। इसलिए मैं अपने क्लाइंट्स को भी एक रिपोर्ट के माध्यम से उसमें बाय दिया है। दूसरा जो अच्छा लग रहा है वो है डॉक्टर रेड्डी। अगर आप देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन चल रहा था, काफी दिनों से कंसोलिडेशन इसमें चला था, अब उसके बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है यहाँ से अभी ट्रेडिंग के मौके बनते हैं और 4370 के स्टॉप लॉस है, आपको डॉक्टर रेड्डी को बाय कर सकते हैं और ऊपर में स्टॉक जो है वो 4540 पर दिखा सकते हैं। ओके, आपके 2 ट्रेड्स हो गए, KPIT टेक्नोलॉजीज और साथ ही साथ यहाँ पे 850 का लक्ष्य है। ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, मूव अच्छा इसमें है। राजेश पालवी जी, आपके 2 ट्रेड्स। एक लॉन्ग एक शॉर्ट है। लॉन्ग में HDFC बैंक के साथ जाना चाहेंगे। बैंकिंग स्पेस में बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है और HDFC बैंक का स्ट्रक्चर तो वैसे भी देखें तो ऑलमोस्ट 8 से 10 वीक से ये एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। लोअर बैंड से इसने ऑलमोस्ट वो लेवल को टेस्ट करके अब एक रिकवरी यहाँ से बनते हुए दिख रही है। HDFC बैंक फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस तरीके की रिकवरी बनी है एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। 1670 1680 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। 1610 के आसपास स्टॉप लॉस होगा।
शॉर्ट करना है हिंडाल्को फ्यूचर। हिंडाल्को में कल के सेशन में देखें तो जो सेलिंग प्रेशर था उसमें स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को यहाँ पे तोड़ते हुए दिखा है और आज के ओपनिंग के बाद से एक सेलिंग यहाँ पे पूरे मेटल स्पेस में भी बनते हुए दिख रही। हमें लग रहा है जिस तरीके की यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर बने हिंडाल्को फ्यूचर में शॉर्ट किया जा सकता है। डाउन साइड का फर्स्ट टारगेट होगा करीब 440 के आसपास और उसके नीचे फिसलता है तो 435 तक भी फिसलते हुए दिख सकता है। तो 440 435 के लोअर साइड के टारगेट के लिए हिंडाल्को फ्यूचर बेचा जा सकता है और स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 460 के आसपास। ओके, हिंडाल्को फ्यूचर शॉर्ट करना है। सतपुते जी, आपकी ट्रेड्स क्या होंगी इस समय की? अनुज जी, 2 ट्रेड होंगे, एक बाय एक सेल करूंगा एनएमडीसी। मुझे लगता है यहाँ पे एक सीरियस ब्रेकडाउन हुआ है। 120 के स्टॉप लॉस के साथ इसे बेचे, टारगेट रहेगा 112 से लेके 110। और लॉन्ग करूंगा, एक कॉन्ट्रा लॉन्ग रहेगा पीडीलाइट पे। मुझे लगता है पीडीलाइट में यहाँ पे बॉटम लग गया है। इनफैक्ट बजट के दिन में मैंने इसको रेकमेंड किया था, उसके लेवल के आसपास 2300 के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। पीडीलाइट लॉन्ग करे, स्टॉप लॉस रहेगा 2290 का और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसका एक शॉर्ट कवरिंग रैली आना चाहिए करीबन 2380 से लेके 2400। सो इट्स अ बाय इन पीडीलाइट, सेल इन एनएमडीसी। ओके, चलिए ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज आपके लिए। अब एक काम करते हैं, नतीजे और आगे की ग्रोथ स्ट्रैटेजी बताने के लिए अब हमारे साथ आज के वन ऑफ द स्टॉक्स ऑफ द डे टाइटन, इनफैक्ट निफ्टी का टॉप गेनर इस समय 4% ऊपर, टाइटन के सीएफओ अशोक सोंथालिया जी जुड़ गए हमारे साथ। सोंथालिया जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। कॉन कॉल में आपने कहा था कि जनवरी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा है। क्या इसको थोड़ा सा आप क्वान्टिफाई कर सकते हैं? मतलब कितना अच्छा रहा है? 15, 20? लास्ट 3 साल में जो आपका कैगर है वो करीब करीब Q3 में 20% के करीब रहा है। तो थोड़ा सा अगर नंबर्स बता सकें तो नमस्कार। एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा हूँ अनुज जी, बट यार 3 ईयर CAGR आपने सही बोला 20% का है और उससे हल्का सा बेहतर ही रहा है जनवरी। तो काफी लाइक फेस्टिव सीजन के बाद थोड़ा सा हमने स्लो डाउन देखा था मिड नवंबर दिसंबर के आसपास। गोल्ड प्राइसेस बढ़ रही थी तो शायद जो कंज्यूमर्स थे वो थोड़ा अपने को होल्ड बैक कर रहे थे। बट जनवरी में हमने देखा कि अगेन लोगों को लगा है कि अब ये लोग इन अ वे उसके बावजूद भी अब आगे आ रहे हैं बाजार में और खरीदारी कर रहे हैं। मे भी कुछ वेडिंग की भी कंपल्सन्स होगी उनकी, क्योंकि अपडेट्स बाइंग की डिले नहीं कर सकते हैं, तो वो भी होगा। लेकिन अदर केसेस ऑल्सो, क्योंकि टाइटन आपको पता है कि वेडिंग हमारा 19-20% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन बाकी सब कुछ भी काफी, डायमंड में हमारा एक्टिवेशन क्वार्टर रहता है Q4, तो डायमंड में भी काफी अच्छा परचेजिंग दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, एक जो आपकी कॉन्फ्रेंस कॉल में आपने बात कही कि कम्पिटिटिव इंटेंसिटी जो है वो काफ़ी बढ़ गई है और आगे जाते हुए जो ग्रोथ है वो लोअर ग्रॉस मार्जिन पर आएगी। तो ये कंपटीशन कहाँ से फेस कर रहे हैं आप? मेनली अनऑर्गेनाइज से या ऑर्गेनाइज से ही? देखिए, हम लोगों ने ये नहीं कहा कि ग्रॉस मार्जिन लोअर बेसिस पे आएगी। सवाल था कॉल में ऑपरेटिंग लिवरेज का, और उसके मद्देनजर हमने कहा कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी नॉट ओनली नेशनल प्लेयर, रीजनल प्लेयर, लोकल प्लेयर भी कहीं कहीं काफी स्ट्रांग हैं। तो हमको उसी इन्वायरमेंट में अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, अपनी ऑफर स्ट्रैटेजी, अपनी मार्केटिंग एंड ब्रांड स्पेंडिंग स्ट्रैटेजी को डिफाइन करना पड़ता है। तो ये और अगर हम इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ देना चाहते हैं और जो हमने एक टारगेट सेट किया है FY27 के लिए, उन सबको मद्देनजर रखते हुए एंड एक ऑपरेटिंग मार्जिन का जो 12 से 13% हमने बोला कि स्टेबल मार्जिन हम वी वांट टू डिलीवर बट ग्रोथ एट अ हाई एंड ऑफ द इंडस्ट्री, उसमें हमने कहा कि हो सकता है कभी कभी ग्रॉस मार्जिन पे सर्टेन कॉल्स ट्रेड ऑफ हो। अदरवाइज ये हम डायरेक्शन नहीं सेट कर रहे हैं कि ग्रॉस मार्जिन कम होगी। तो मार्जिन्स के अगर आप देखें संदर्भ में आपका स्पष्टीकरण, दरअसल अनुज जनवरी में फिर सेल्स अच्छी होने का कारण ये भी है इस बार साया जो है वो आगे खिसक गया है। फरवरी में सबसे ज़्यादा शादियां हैं इस बार, तो जनवरी में सेल्स जो है वो फिर अगर आप देखें काफ़ी अच्छी खासी हैं। अच्छा सर, बाकी सेगमेंट्स की बात करें, आई केयर डिवीज़न, वॉच एंड वियरेबल्स, वहाँ एग्जैक्टली स्थिति कैसी है, डिमांड कैसी है? और एक और चीज़ यहाँ पे स्पेशली डिजिटल सेल्स जो है वो कैसा कर रही हैं इस वक्त? हमने ये जरूर देखा कि वॉचेस में देखिए एक हमारा नया जो वियरेबल स्मार्ट का सेगमेंट है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम थोड़े लेट एंट्रेंट थे उसमें, लेकिन आई थिंक वी हैव गॉट आवर गेम, गेटिंग आवर गेम राइट।
एंड उसमें काफी, और वो पूरे इंडिया मार्केट में काफी एक्सप्लोसिव ग्रोथ है अभी स्मार्ट सेगमेंट में, तो हम भी उसमें इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड जो एनालॉग वॉचेज हैं उसमें जो प्रीमियमाइजेशन की स्टोरी है वो बहुत प्ले आउट कर रही है कि आपका डिजाइन डिफरेंशिएशन, अच्छे अच्छे प्रीमियम वॉचेज, उनका काफी ट्रैक्शन मिल रहा है। इंटरनेशनल ब्रांड्स जो हमारा हीलियोस चैनल है टाइटन का, जिसमें इंटरनेशनल वॉचेज हम सेल करते हैं, वो काफी अच्छा कर रहा है। तो दोनों हैव लाइक स्मार्ट हैज इट्स ओन growth trajectory, and analog has a premiumization story unfolding pretty nicely. तो करके वॉच सेगमेंट का 15% ग्रोथ आया है, जो कि काफी अच्छा है। आई केयर हैज अ बिग अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ देम एंड दे आर एक्सपैंडिंग देयर रिटेल नेटवर्क। एक यूथ सेगमेंट के लिए एक फास्ट ट्रैक स्पेक्स करके हमारा नया पायलट चल रहा है, जिसमें हम यूथ को अट्रैक्ट कर सकें टाइटन आई केयर सेगमेंट में, वो भी काम चल रहा है। आई थिंक आई केयर में अपॉर्चुनिटी लार्ज है। ग्रोथ मैं ये नहीं बोलूंगा कि अभी बहुत अच्छी हो रही है, बट हम उस पर काम कर रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी पे हमने काफी काम किया है, तो वो जो डिवीजन है वो फॉर्मली प्रॉफिटेबल है, लेकिन ग्रोथ पे अभी और काम करना है। ये संतुलित सर, मैं आपसे पूछना चाहता था कि ये जो स्मार्ट वॉचेस का सेगमेंट है वो एग्जैक्टली टोटल वॉच रेवेन्यूज में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? क्योंकि अभी तक बताऊं मैं लास्ट 1-1.5 साल तक ये मार्केट मोर और लेस एप्पल के पास कैप्चर था, सैमसंग के पास कैप्चर था। अब इंडियन ब्रांड्स ने भी, और आप देखें थोड़ा सा, अगर आप देखें दूसरे ब्रांड्स ने भी कैपिटलाइज करना शुरू किया है, तो प्राइस रेंज और ऊपर जाएंगी और इसका टोटल रेवेन्यू में जो वॉच सेगमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, और डिमांड कितनी स्ट्रांग है इस सेगमेंट में? अभी ये 10 से 11% कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्वार्टर तिमाही की बात करें अगर क्वार्टर 3 की, तो इसमें 10 से 11% इसने कंट्रीब्यूट किया है, और इसकी ग्रोथ रेट अभी वेरी हाई डबल डिजिट, क्लोजर टू ट्रिपल डिजिट अगले कुछ क्वार्टर्स में चलने वाली है, और वैसा ही हम टारगेट कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स इसका जो प्रोपोर्शन है वॉच सेगमेंट में बढ़ता जाएगा। कहाँ पे जाके अल्टीमेटली रुकेगा, तो मुझको लगता है 20-25% तो डेफिनेटली कुछ सालों में पहुंच जाएगा। एंड जो आपने बात की कि हाँ, देयर आर प्रीमियम स्मार्ट वॉच प्लेयर्स, जो कि हम सबको पता है, जो एकदम से ऊपर में है, एंड देन देयर इज अ बॉटम ऑफ द पिरामिड, जहां पे सब कोई बहुत सारे प्लेयर हैं। टाइटन की स्ट्रैटेजी है कि कुछ एक यूथ के लिए फास्ट ट्रैक स्मार्ट, जो कि अफोर्डेबल बट स्टिल स्लाइटली बेटर, और एक टाइटन स्मार्ट जो कि मिड सेगमेंट में हो, क्योंकि बहुत गैप है बीच में, वाइट स्पेस, जहाँ पे प्रीमियम सेगमेंट हैं आपने जो नाम लिए, और फिर नीचे हैं, तो बीच में एक खाली जगह है, जहाँ पे अगर आप क्वालिटी, रिलायबिलिटी, गुड फीचर्स, गुड यूज केसेस आप प्रोवाइड कर सकें, तो वो भी एक मार्केट है जो हम डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं। और दोनों ही सेगमेंट में, लाइक फास्ट ट्रैक जो कि यूथ को टारगेट कर रहा है, काफी हमको ट्रैक्शन मिल रहा है, और एक जो बीच का सेगमेंट वाइट स्पेस है, हम डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी हमको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। संथालिया जी, मैं एक चीज़ देख रहा था, आपका जो एड स्पेंड है वो इस क्वार्टर में 203 करोड़ था। सेम क्वार्टर लास्ट ईयर मेरे ख्याल से शायद 172 करोड़ था। नंबर ठीक है ये मैं जो देख रहा हूँ? जी ठीक है। हाँ, तो ये एज परसेंटेज ऑफ सेल थोड़ा बढ़ा है, 1.8 से 1.9 पर आया। मतलब मैं नेट पिकिंग कर रहा हूँ शायद, लेकिन ये थोड़ा और इस पे आगे लग रहा है कि एज परसेंटेज ऑफ सेल्स थोड़ा और बढ़ेगा, या यहाँ पे थोड़ा स्टेबलाइज करेगा? आप अगर पूरे कंपनी लेवल पे देखें तो ये थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, क्योंकि जो हमारे नए बिजनेस सेगमेंट हैं, तनेरा है हमारे फ्रेग्रेंसेज एंड विमेंस बैग, अर्थ ब्रांड जो हमने लॉन्च किया अक्टूबर के एंड में रफली, तो ये सब पे अभी काफी एडवर्टीजमेंट, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएशन एक्टिविटी होने वाली है। और जो एग्जिस्टिंग तनिष्क, जोया, मिया एंड देन कैरेट लेन एंड वॉचेस, they will have of course playing at a high end of their brand spend, because when the going is good, when the demand is there and competition is also high, you don't want to kind of play on back foot. So I think ये इस लेवल पे, एलिवेटेड लेवल पे रहेगी हमारी एडवर्टाइजिंग आने वाले क्वार्टर्स में भी। संथालिया जी, पुरुषों से कोई आपको तकलीफ है क्या? मतलब ज्वेलरी, साड़ी, फ्रेगनेंस, बैग्स, मतलब
ये तो मैरिड मैन कहाँ जाए मतलब एक बार चले गए कहीं, फिर सामने तनिष्क का शोरूम, उसके बगल में आपका साड़ी का शोरूम, फिर फ्रेगरेंस का, फिर बैग्स का, सारी डिस्पोजेबल इनकम तो वहीं खत्म हो जाएगी, बचेगा क्या फिर हमारे लिए? नहीं सर, आपका कहना सही है। हमारा सेंटर ऑफ द यूनिवर्स ऑफ कोर्स विमेन है, बट ज्वेलरी में भी कुछ कलेक्शंस आ रहे हैं जो कि मेन पे फोकस्ड हैं, और वो एक ट्रैक्शन हम देख रहे हैं, एक ट्रेंड देख रहे हैं, और हम भी उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं कि पुरुषों के लिए भी अच्छे ज्वेलरी कलेक्शन तनिष्क कैन आल्सो ऑफर। हाँ, पैसा बचेगा तब तो पैसा बचना चाहिए ना उसके बाद, क्यों वीरू? पैसा नहीं बचेगा तो सर हम अपने लिए क्या लिख पाएंगे? खैर कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा सर, थोड़ा सा आपके एक्सपेंशन प्लान्स पे आते हैं। अब यहाँ से आगे की स्थिति देखिए, बजट आया और जिस तरीके से अगर आप देखें लोअर स्लैब्स में अगर आप देखें टैक्स रिलैक्सेशन मिला है, डिस्पोजेबल इनकम वाकई अगर आप देखें उसको एक थ्रस्ट मिलेगा। उसको देखते हुए आगे के मतलब पूरे CY 23 के लिए आपने अपने एक्सपेंशन प्लान्स को कैसे प्लान किया है और कितने स्टोर एडिशंस का आपकी योजना है इस साल की? देखिए, एक बात जो हम पिछले 2-3 क्वार्टर से कर रहे थे कि ये इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रही हैं, कंज्यूमर्स की EMI बढ़ रही है, तो उसमें जो एंट्री लेवल कंज्यूमर था वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड था। और हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में भी हम देख रहे थे जो एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वॉचेस में हो चाहे ज्वेलरी में हो, उनकी ग्रोथ रेट पे इम्पैक्ट आ रहा था। वो मुझको लगता है कि शायद कुछ हेल्प मिले इस बजट से, जो न्यू टैक्स रेजिम है, अगर उसमें वो वर्ग शिफ्ट करता है तो कुछ डिस्पोजेबल इनकम उनकी बढ़ सकती है, एंड सम ऑफ दीज एंट्री लेवल सेगमेंट देन कैन गेट सम ट्रैक्शन। एंड लेकिन हमारा ध्यान हमेशा से, क्योंकि देखिए एक चीज तो हो रही है कि गोल्ड की भी जब प्राइस बढ़ रही है और डायमंड की भी प्राइस बढ़ रही है, तो हमारे लिए भी डिफिकल्ट होता जाता है कि हर प्राइस पॉइंट पे हम अपना कलेक्शन को प्रॉपरली रखें। बट हमेशा वो कोशिश रहती है कि किसी भी प्राइस पॉइंट को विकेट नहीं किया जाए, थ्रू लाइटर ज्वेलरी, थ्रू अदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी अराउंड ज्वेलरी मेकिंग एंड इवन वॉच डिजाइन एटसेट्रा एटसेट्रा। सो हमारा हमेशा ध्यान रहता है कि हम हर कस्टमर के लिए रेलिवेंट रहें जो हमसे जुड़ा हुआ है, और कभी भी उनका जो कलेक्शन है वो कमजोर नहीं होना चाहिए। सो वैसा ही ध्यान है। वाइल अभी एंट्री लेवल पे थोड़ी वीकनेस हमने देखी है, शायद ये बजट कुछ फायदा पहुंचाएगा वहां पे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस चर्चा में शामिल हुए। और अनुज, इस बार जो शादी का सीजन है वो भी फरवरी में है, और जो आप कह रहे थे ना महिलाओं के लिए वैलेंटाइन डे भी 14 फरवरी को, मंगलवार को, सर उसकी भी शुभकामनाएं। और ये फरवरी आपके लिए बेहद बेहतरीन रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगले क्वार्टर के लिए आपको शुभकामनाएं देता है पूरा CNBC। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी और आपके दर्शकों को भी शुभकामनाएं देते हुए नमस्कार जी। और थोड़ा सा सॉफ्टनेस जो थी वो अगर आप देखें मार्केट में, वो थोड़ा अगर आप देखें हायर लेवल से अगर आप देखें नीचे आया था, लेकिन अरेस्ट हो गई है। और बिरला सॉफ्ट जो कि आज बहुत सॉफ्ट हो गया था, सुबह सुबह थोड़ा सा हार्ड होता हुआ 271 एक पुल बैक है यहाँ पर, 271 नाउ। बिल्कुल। चलिए काम करते हैं, हमारे बाकी के गेस्ट अगर हमारे साथ अभी बने हुए हैं तो उनसे थोड़े से कॉल्स और ले लेते हैं फिर। और एक काम करते हैं, पालवी जी आपके पास आते हैं और बिरला सॉफ्ट की बात कर लेते हैं कि जो इंटरडे रिकवरी है ये कुछ कह रही है क्या यहाँ पर, और क्या व्यू होगा यहाँ पर आपका? सर म्यूट पे हैं आप शायद। काफी बड़ा कट देखने को मिला था स्टॉक में, और एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से एक नेचुरल पुलबैक जरूर बना है स्टॉक में। हमें लगता है जिस तरीके के पुलबैक बने स्टॉक में, नेक्स्ट इमीडिएट जो हर्डल यहाँ पे आते हुए दिख सकती पुलबैक की, वो करीब होगी 280 के आसपास। वो इसके लिए एक चैलेंजिंग लेवल होगा इस पुलबैक का। तो अब जिन्होंने अगर लोअर साइड पे आज लिया हुआ है तो उनके लिए तो अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा करीब 266 के आसपास। अगर वो स्टॉप लॉस को रख के ट्रेल करते जाएं 280 के आसपास जरूर थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पे बांधे। 280 इसके लिए एक थोड़ा सा क्रूशियल लेवल है। हमें लगता है वो लेवल को क्रॉस करने में थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत रहेगी। अगर वो लेवल क्रॉस होते हैं तो फिर यहाँ पे एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग जिसको हम बोल सकते हैं आते हुए दिख सकता है। तो अभी तो जिन्होंने आज लोअर साइड पे बाय किया वो स्टॉप लॉस को ट्रेल करे 280 के आसपास अपना प्रॉफिट थोड़ा बुक भी करे। देखिए अदानी का सर्किट खुल ही नहीं रहा, 25 खुलता है और अब वो 29 हो गया वीरो, और ऑलमोस्ट 30 पे जाने वाला है। और मैं F&O के रेट्स देख रहा हूँ कि F&O का सर्किट पहले खुल रहा है, कैश का थोड़ा डिले है, और अब देखिए 30 पे आ गया ये, 30 पे जाके थोड़ा सा रुका है और 30 पे आके हल्का सा ये रुका है, 29.5 हुआ है अब, और मेरे ख्याल से 30 नहीं लगा, एग्जैक्ट 29.93 तक गया था,
और वहाँ से थोड़ी सी, ये तो मतलब बिल्कुल मार्केट में काफ़ी एक पैनिक फैक्टर इस समय, 29% नीचे ये स्टॉक। और अब ये बहुत सीरियस नहीं हो गया अनुज? बहुत ज़्यादा सीरियस तो है। मतलब देखिए, जैसे कि कहते हैं ना स्टॉक मार्केट में कि स्टॉक्स गो अप बाय स्टेयर्स एंड कम बैक बाय एलिवेटर। इसके केस में तो दोनों ही सेम हुआ है, मतलब गया भी था एलिवेटर पे और वापस भी एलिवेटर पर ही आया है। हालांकि अब मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा स्टेबलाइज हो रहा है, अब एटलीस्ट वो 30 पर नहीं जा रहा है, तो वो थोड़ा सा एक, जैसे कहते हैं स्मॉल मर्सी, तो वो थोड़ा सा एक फैक्टर हो सकता है। जी अच्छा, एक स्टॉक जो इस वक्त अच्छा कर रहा है और अपनी ट्रेजेक्ट्री से बाहर निकल के आने की कोशिश कर रहा है, दैट्स भारती एयरटेल। जरा प्लीज उसको देखिएगा। भारती एयरटेल अपने लगभग, आप समझ लीजिएगा कि मैं एक टाइम फ्रेम देख रहा था इसका, 17 जनवरी से लेके ऑलमोस्ट 23 फरवरी के बीच के सेशंस का हाईएस्ट क्लस्टर काटा, 20 डेमा काटा, अब हाई पे ट्रेड करता हुआ। गौरव बिस्सा जी, एक बार भारती पे टेक देंगे अपना? जी बिल्कुल, अगर आपने सही कहा कि एक अच्छे एक कंसोलिडेशन में चल रहा था, एक करेक्शन के बाद में एक अच्छा पुल बैक देखने मिला, उसके बाद में कंसोलिडेशन देखने मिला। अब यहाँ पे बाय किया जा सकता है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस होंगे वो 777 के होंगे, और ऊपर में ये जो चालू हुआ है ये 807 तक किलो लगभग आपको दिखा सकता है। उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर एक कंटिन्यूड अपसाइड आपको देखने मिल सकता है, लेकिन इमीडिएट हर्डल जो है वो 807 का होगा जो आपका लक्ष्य होगा। जी हाँ, अदानी एंटरप्राइजेस आपकी स्क्रीन पर देखें, सॉरी भारती एयरटेल करीब 787 पे ट्रेड करता हुआ। चलिए अब एक काम करते हैं, खास गुफ्तगू समीर अरोड़ा जी के साथ जो हमारी हुई थी, और हमने उनसे बहुत आई थिंक फ्रंट से बात की, भाई एग्जैक्टली बजट कैसा रहा, अदानी समूह की इस डिप पर वो क्या कर रहे हैं, और उनकी जो होल्डिंग्स थी एग्जैक्टली उनकी उस पर अप्रोच क्या है। आइए समीर अरोड़ा जी के साथ जो खास बातचीत हुई सिंधी सेवास की, उसको सुनते हैं। समीर जी, गुड आफ्टरनून। बजट बड़ा अच्छा लगता है जब जी लगाओ नाम के आगे। हाँ वो समीर, वो आपने पिक्चर देखी थी वेलकम में? वो हाँ नहीं, वो वेलकम में देखिए, मैं तो आपको जी के बोलूँगा क्योंकि ऑब्वियसली आप तो बड़े मुझसे, आप मुझे मत जी के बोलिए। वो कहता है कि वो तो बोलते हैं कि मुझे जी मत बोलिए, बोले कि नहीं ऐसे थोड़ा ना होता, आजकल तो बिस्कुट को भी पार्ले जी बोलते हैं। तो लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मुझे जी मत बोलिए आप। कुछ नाम ऐसे होते हैं ना, ऑब्वियस होता है जी आएगा, पांडे जी। हाँ नहीं, लेकिन हाँ खैर समीर और मैं खैर काफ़ी वी गो लॉन्ग वे बैक, तो हम एक दूसरे को फर्स्ट नाम से ही बुलाएंगे तो दोनों में से किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो ये लेकिन समीर सर, ये बजट तो साइड शो बन के रह गया। अब पूरा का पूरा इशू हो गया, ये जो डोमिनेंस ले रहा है अदानी ग्रुप का। आप किस तरीके से रीड कर रहे हैं जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिस तरीके से मार्केट कैप टूटा है, जिस तरीके से बॉन्ड्स की सेलिंग हुई है, जिस तरीके से वो रिपोर्ट आई और उसके बाद लगातार वन वे सेलिंग आई है ग्रुप में? मुझे लगा था लास्ट वीकेंड में दैट मंडे को अडानी एंटरप्राइज का वो थोड़ा एफपीओ का प्राइस जो बैंड है या जो भी प्राइस है वो 10% अगर आप कम कर देते तो उस वक्त वो डील बड़े आराम से हो जाती। जो भी लोगों ने लेना था, जो पहले से इन्वेस्टर्स हैं, जो ज्यादा वो बिलीवर्स हैं, व्हाटएवर बी द लॉजिक, वो आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपका प्राइस डिफरेंस इतना हो गया बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड एफपीओ प्राइस, देन उसके बाद उसको रैम थ्रू करना, दैट आई थिंक लोगों ने गलत एडवाइस दी अडानी ग्रुप को कि आप किसी भी हालत में पहले एफपीओ कर दीजिए, डजंट मैटर कि कौन इन्वेस्ट करना है। अब वो गलती हो गई है, लेकिन मुझे बिग पिक्चर में ये लगता है कि उसके बाद बाय द वे मैंने मंडे को गुजरात अंबुजा के शेयर लिए जब वो कोई 20-25% डाउन हो चुके थे इस साल, ऑफ कोर्स उसके बाद वो 5-10% और डाउन हो गए हैं। लेकिन इन जनरल मुझे नहीं लगता कि ये कोई लार्जर इशू है इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड्स एंड इन टर्म्स ऑफ बैंक्स। इट मे वाज अ लार्जर इशू इन टर्म्स ऑफ कि काफी 2-3 स्टॉक्स की वैल्यूएशन बड़ी हाई हो गई थी, बहुत ज्यादा, पी कह लें या जैसे भी कह लें या मार्केट कैप कह लें, अब वो करेक्शन हो रही है। पर मुझे ये नहीं लगता कि इससे कोई बड़ा थ्रेटन हो गया कि हमारा बैंकिंग सिस्टम नहीं होगा या वो बॉन्ड्स के पैसे नहीं दे पाएंगे या वो डेट नहीं रोल कर पाएंगे, बिकॉज जनरली ऐसे मुझे अभी भी लगता है कि उन्होंने अच्छे इंप्लीमेंट या किए हैं, लेकिन वैल्यूएशन बड़ी अजीब थी, इसलिए किसी ने वो शेयर खरीदे नहीं, वो 3-4 कंपनियों के। ये जो कंपैरिजंस हो रहे थे पास्ट एक्सीडेंट से, ये आपको लग रहा थोड़ा अनचैरिटेबल है इवन ग्रुप को लेकर और इवन बैंकिंग सिस्टम को लेकर?
हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट मैं तो पर्सनली बॉन्ड लेने वाला हूँ अडानी पोर्ट्स के। वो 85 वगैरह में मिल रहे हैं, एक साल के लिए मेरे को 18-20% डॉलर में मिल जाएंगे। सो आई डोंट सी दैट कि कोई इतना बड़ा इश्यू हो गया है। और हमने तो अलग से अंबुजा के शेयर भी ले लिए, और मुझे लगता है कि ये हर चीज का, सी अंबुजा इज अ गुड एग्जांपल कि कैसे ओवर एनालिसिस रॉन्ग हो जाती है। अब वो कंपनी थोड़े दिन पहले आपने टेक ओवर की, उसकी फंडिंग की 5-6 फॉरेन बैंक्स ने, वो 5-6 बैंक्स ने नॉन डिस्पोजल अंडरटेकिंग, विच मींस कि आप वो शेयर स्क्रीन पे थोड़ा बेच देंगे अगर प्राइस गिर जाए। पहली बात तो 385 प्राइस में वो टेक ओवर या जो भी हुआ था, 380 जो भी हुआ था, उसके बाद अगर 6 लोगों के पास वो पूरी कंपनी है, 6 लेंडर्स के पास, तो किसी को क्या लगता है कि वो स्क्रीन पे आके एक बंदा अपने शेयर बेच जाएगा 5% ऑफ द कंपनी? ऐसे थोड़ा काम होते हैं। वो इजीली पूरा पैकेज, अगर ना खुदा ना करे वो अगर करना हो, तो वो आप आगे किसी को साल बाद किसी और बिडर को भेज दो जो पहले बिडर थे, या समीर जी सर एक सेकंड, उसमें इशू, सॉरी आपने जो बात बोली, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी आज सुबह एक दुबई बेस्ड फंड मैनेजर से बात हो रही थी, वो भी एग्जैक्टली यही बात बोल रहे थे कि मैं तो बॉन्ड खरीदने वाला हूँ, बॉन्ड में बल्कि रिस्क कम है। थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन किया जाए कि क्यों रिस्क कम है वहां पर। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप बिग पिक्चर में बात करें और देखें कि इस साल कौन से बॉन्ड्स ड्यू हैं, तो वो 0 हैं। नेक्स्ट ईयर पूरे ग्रुप के आई थिंक कोई $2.5 बिलियन के ड्यू है, और फिर अगेन 25 में 0 है, और उसके बाद वो शुरू होते हैं। सो जो पहला बॉन्ड है जो 24 में देना है, इजीली एक तो करंट एसेट्स है, करंट प्रॉफिटेबिलिटी है, करंट कैश फ्लो है, आपकी जो अग्रेशन है वो थोड़ी कम हो जाएगी, और होनी भी चाहिए। There is no need to be putting 50 billion and 60 billion numbers के हम इतने इन्वेस्ट करेंगे, बट $2.5 बिलियन आपके जो फर्स्ट 2.5 बिलियन, ये थोड़ा कि वो ही नहीं देंगे और पूरी स्टोरी खत्म हो गई, ऐसे थोड़ा काम होता है। अगर कुछ करना हो तो आप गुजरात अबुजा वापस भेज दो, कोई एक आध एयरपोर्ट भेज दीजिए, जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे लगता है। आई एम जस्ट सेइंग कि देयर इज सो मच प्रोटेक्शन इन एसेट्स, एंड वो एसेट दूर से सबको लगता है कि ये रियल एसेट्स है। उनकी स्टॉक प्राइस के ऊपर इशू था, कोई ये नहीं कह रहा कि एसेट ही नहीं था ठीक। सो इसलिए वो तो आसान काम है। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो बेटर है, मैं कह रहा था मैं तो कंपनी में, मैं मतलब फंड में खाली शेयर खरीदता हूं, मैं अपने आप शेयर नहीं खरीदता। लेकिन सेपरेटली मैं सोच रहा था कि अगर वो 18-20% मुझे मिल रहे हैं तो मैं पर्सनली बॉन्ड्स खरीद लेता हूँ, ये मैं कह रहा हूँ। समीर जी मुझे ये बताइए, कल तक वो एफपीओ ऑन था, निवेशक आ गए थे, उसको पार लगा दिया था। अब ओवरनाइट उनको लगा कि परहैप्स इट्स नॉट द राइट प्राइस, कुछ फीडबैक मिला होगा। करंट प्राइसेस जो हैं अपने वैल्यूएशन से खासे करेक्ट हो गए हैं, तो अब भी कोई आपको लग रहा है, जब आप लोगों से बातचीत करते हैं, कोई बड़े फंड्स लेंगे सीधे मार्केट में इन लेवल्स पर? आप देखिए आज अदानी एंटरप्राइजेस नियरली 1600 रुपीज। फंड्स का इशू ये हो जाता है कि फंड्स को ना इमेज का इशू हो जाता है कि हमारा इन्वेस्टर क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। सो आई थिंक आइदर दे हैव टू कम एंड एक्सप्लेन इन ब्लैक एंड व्हाइट। जैसे मैंने अंबुजा ले लिया, लेकिन बाकी लेने में मैं कहूंगा पहले मुझे और समझाओ कि कैश फ्लो कितना है, ये कितना है, वो कितना, तो ब्रॉडली मुझे पता है, बट स्टिल उसके लिए इट इज बेटर कि अगर कोई लार्ज वेल नोन कोई सॉवरेन फंड कोई आके ले ले, जिससे जैसे 2008 में जब गोल्डमैन सैक्स को प्रॉब्लम हुई थी तो वॉरेन बफेट ने आके शेयर ले लिए थे, तो उनके बेसिस पे सारे वर्ल्ड ने फिर ले लिए। यू नीड वन गाय जिसने और क्लोजर एनालिसिस करी हो, जो कि मैं डाल रहा हूँ 1-2 बिलियन, और मुझे लगता है प्लस माइनस या तो आप 1-2 बिलियन ऐसे रेज कर लो, या एक आध कोई प्रोजेक्ट या कोई बिजनेस थोड़ा सा कम मतलब बेच दो थोड़ा सा, या उसमें स्टेक बेच दे, जस्ट टू शो टू द वर्ल्ड कि कोई शॉर्टेज नहीं है पैसों के, क्योंकि हमारे वो अच्छे हैं। लेकिन अभी वो स्पाइरल में जा रहा है, उस स्पाइरल में somebody big has to do, मेरे थोड़े से लेने से वो नहीं चेंज होगा काम। बट आई डोंट थिंक कि मुझे कोई